हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब हम मेन जो है एनाटॉमी और फिजियो की तरफ बढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की। तो पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप आप सबको पता ही होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज़ें आती हैं, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से हम स्टार्ट करेंगे अपना। तो बेसिकली ब्रेन है क्या? क्या है ब्रेन? दिमाग है तो सबको पता है, पर ब्रेन में काफी सारी चीजें हैं, काफी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है ये। बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। बना किसका है? बना है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का बना हुआ है। अगर आपको न्यूरॉन्स नहीं पता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एनाटॉमी में बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो आप जाकर पहले न्यूरॉन पढ़ सकते हो। तो है क्या ब्रेन? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। किससे मिलकर बना है? ये बना है न्यूरॉन्स से मिलकर। कहाँ पर प्रेजेंट है? ये क्या है हमारा? इसको क्या बोलते हैं? एक लेमन लैंग्वेज में भी हम क्या बोलेंगे इसको? स्कल। स्कल कैविटी में है क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियल या फिर स्कल कैविटी बोलते हैं इस पूरे को। क्रेनियल या स्कल कैविटी में प्रेजेंट है। और क्या होता है कि जितना हमारा पूरा बॉडी वेट है, किसी का 45 होगा, 50, 60, जितना भी है, उसका कितना परसेंट? उसका खाली 2% जो बॉडी वेट का है, वो हमारा कौन ऑक्यूपाई करता है? ब्रेन। अप्रोक्सीमेटली होगा 1.3 टू 1.5 kg होता है अप्रोक्सीमेटली फॉर एवरी हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग। 1.3 to 1.5 kg इज आवर ब्रेन। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ आपको ब्रेन के बारे में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है ब्रेन की, कि क्या है ब्रेन में कितना कार्डिक आउटपुट जाता है। हमारे हर मेन ऑर्गन को क्या है, कार्डिक आउटपुट का कुछ पार्ट जा रहा है। जैसे किडनी को जाता है 21%। ठीक है, अभी कार्डिक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? कार्डिक आउटपुट नॉर्मल होता है 5 to 6 लीटर्स। तो ये जो पूरा 5 to 6 लीटर्स है, इसका 15% कहाँ जाता है? ब्रेन को। 15% किसका? ये जो 5 to 6 लीटर कार्डियक आउटपुट है, इसका हमारे ब्रेन को जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना जाएगा? 700 to 800 ml। ठीक है, तो ये तो मेजर मेजर बात हो गई हमारी ब्रेन के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और एक एक करके सारे पार्ट्स को डिटेल में, उसकी एनाट और फिजियो को हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कहाँ प्रेजेंट है ये? इट इज प्रेजेंट इन क्रेनियल या फिर स्कल कैविटी। प्रेजेंट इन क्रेनियल या फिर बोल सकते हो आप स्कल कैविटी। किसका पार्ट है ब्रेन? सीएनएस का पार्ट है। पार्ट ऑफ सीएनएस। अप्रोक्सीमेट कितना है बॉडी वेट का? 2% ऑफ बॉडी वेट। टू परसेंट ऑफ आर बॉडी वेट। अप्रोक्सीमेटली कितना है? अप्रोक्स 1.3 टू 1.5 kg। ठीक है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ ऑर्गन है। किससे मिलकर बने हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मेड अप ऑफ न्यूरॉन। मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ बिलियन न्यूरॉन से मिलकर बना है हमारा ब्रेन। और क्या मैंने बताया कि 15% जो कार्डियक आउटपुट है हमारा, ब्रेन को जाता है, सॉरी, गोज टू ब्रेन। अप्रोक्सीमेट कितना? ये है 750 to 800 ml। जो 5 से 7 लीटर पूरा कार्डिक आउटपुट है, उसमें से 750 to 800 ml हमारा कार्डिक आउटपुट जाता है ब्रेन को। तो ये तो ब्रेन के बारे में बेसिक सी चीजें हो गई कि क्रेनियल कैविटी में है, स्कल कैविटी में है, सीएनएस का पार्ट है, अप्रोक्सीमेट है 1.3 to 1.5 kg, 2% पार्ट है ब्रेन। बॉडी पार्ट, बॉडी वेट का 2% वेट हमारे ब्रेन में है। और क्या है? कार्डिक आउटपुट कितना है इसका? कितना जाता है? 15% ब्रेन को जाता है, 750 to 800 ml।
ये ब्रेन का बेसिक हो गया। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करता है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई दो चीजों से मेन होती है, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज। ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो मेन नाम लिख लो इनका, ब्लड सप्लाई बाय किस किस से होती है, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और दो हमारी जो होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ये लास्ट क्लास में मैंने पूरा आपको समझाया था, जो सर्कल ऑफ विलिस है उसके थ्रू ही हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है। जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके अंदर, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। किस लिए होती हैं? एनास्टोमोसिस है ये, ब्रांच ऑफ आर्टरीज का क्यों है? ताकि कोई भी मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन के लिए वो सीधा एकदम कट ऑफ ना हो जाए, इश्कीमिया ना हो जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए एक कोलैटरल रूट फॉर सर्कुलेशन हमेशा अवेलेबल हो। सर्कल ऑफ विलिस पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको, उसका फंक्शन है ये। और मेन दो ये चीजें याद रखनी है कि ब्लड सप्लाई मेनली किससे होता है, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और दो हमारा होता है वर्टिब्रल आर्टरी से। अब ये हो गया ब्रेन के बारे में जनरल सा आइडिया। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब इसके पार्ट्स क्या क्या है ब्रेन के, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर अलग तरीके से अगर देखो तो सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम में डिवाइडेड है। और एक और क्लासिफिकेशन से हम जानते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। तो चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम किस तरीके से है, फिर उसके बाद हम मेन मेन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्रेन का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, देखो। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा आता है यहाँ पे प्रोजेंसेफेलॉन। इसी को बोल सकते हो आप फोर ब्रेन, ठीक है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन मेन हमारा हो गया मेसेंसेफेलॉन, सिफेलॉन। इसी को क्या बोलोगे आप, मिड ब्रेन। एम फॉर मेसेंसेफेलॉन, एम फॉर मिड ब्रेन, ठीक है। अब तीसरा क्लासिफिकेशन लास्ट क्या है, बोलते हैं हम रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब क्या है प्रोजेंसेफेलॉन के में फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं, इसके भी फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक को हम बोलते हैं टेलेंसेफेलॉन और दूसरा हमारा होता है डायेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। रोम्बेनसेफेलॉन का फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन, तो ये देखो आप, प्रोजेंसेफेलॉन में आया टेलेंसेफेलॉन और डायेनसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। रोम्बेनसेफेलॉन में आता है माइलेनसेफेलॉन और मेटेनसेफेलॉन। अब टेलेंसेफेलॉन के अंदर हम किस किस बारे में पढ़ेंगे। टेलेंसेफेलॉन में हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम सेरिब्रम के बारे में और एक पढ़ेंगे हम बेसल गैंग्लिया के बारे में। डायेनसेफेलॉन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थैलेमस के बारे में। थैलेमस, एपिथैलेमस और पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस। मेटाथैलेमस,
और एक चीज और पढ़ेंगे हम इसमें, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। तो पढ़ने को बहुत कुछ है, रिमेम्बर करनी पड़ेंगी सारी चीजें। आई होप मैं इजीली बता पाऊँ आपको, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, दिमाग में वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सब बैठ जाए। तो माइलिन में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बारे में। और मेटेंसेफेलॉन में हम पढ़ेंगे पॉन्स और सेरिबेलम के बारे में। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन, इसमें पढ़ना है हमें एक एक चीज के बारे में। प्रोजेंसेफेलॉन के दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, टेलेंसेफेलॉन और डाइएंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में आता है सेरिबेरम और बेसल गैंग्लिया। डाइएंसेफेलॉन में थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मीजेंसेफेलॉन और मिड ब्रेन की कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। रोम्बेनसेफेलॉन, जिसको हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, इसकी दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, माइलेंसेफेलॉन और मेटेंसेफेलॉन। माइलेंसेफेलॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेटेंसेफेलॉन में आता है पॉन्स और सेरिबेलम। तो ये एक क्लासिफिकेशन चार्ट हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हो और दिमाग में एक आइडिया बैठ जाए कि कौन सा पार्ट किसका पार्ट है। ठीक है, अब इसको हमें एक एक करके सबको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेंसेफेलॉन या फिर फोर ब्रेन से, और इसके भी किस पार्ट से? टेलेंसेफेलॉन से। और मेन हम स्टार्ट करेंगे फिर सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम से स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रम क्या होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। तो स्टार्ट करेंगे सेरिब्रम से। सेरिब्रम किसका पार्ट है? प्रोजेंसेफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन ये भी किसका? टेलेंसेफेलॉन का। सेरिब्रम है क्या? 70% ऑफ द ब्रेन किसका बना होता है? सेरिब्रम का बना होता है, 70%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लार्जेस्ट पार्ट जो ब्रेन का है वो किससे बना हुआ है? सेरिब्रम से बना हुआ है। अब सेरिब्रम प्रेजेंट कहाँ होता है? इसकी पोजीशन क्या है? एंटीरियर, मतलब एंटीरियर क्या मतलब क्या है? सामने की साइड, एंटीरियर और मिड क्रेनियल फोसा। एंटीरियर मिड क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, अब क्या बात होगी? 70% पार्ट है, तो लार्जेस्ट पार्ट जो है हमारे ब्रेन का वो कौन है? सेरिब्रम है। एंटीरियर और मिड क्रेनियल फोसा में है। ठीक है, अब देखो मैंने एक बार जब ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो आपको बताया था थोड़ा सा सेरिब्रम के बारे में कि सेरिब्रम दिखता कैसा है। सेरिब्रम इज आवर टॉपिक। सेरिब्रम थोड़ा सा रफली मैं बता देती हूँ आपको सेरिब्रम के बारे में। ये देखो, मान लो ये है हमारा सेरिब्रम। ये हमारा सेरिब्रम है। ये हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है सेरिब्रम। ये हो गया हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो स्ट्रक्चर डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉल्स सेरिब्राई। पहले भी मैंने बताया था ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बताते हुए। अब क्या होता है, ये तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो फाल्स सेरिब्राई था वो स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जाकर ये यहाँ वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर जाकर जब ये दोबारा एक हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई डिवीजन नहीं रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर ये यहाँ पर अब कोई डिवीजन नहीं है ना, जो राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ देगा फिर से, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। और यहाँ पर हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेटरल कौन से होते हैं? फर्स्ट और सेकंड। लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए हमारे। तो ये था राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब क्या था? जो डिवाइड कर रहा था वो था फाल्स सेरिब्राई, और जो दोनों को फिर से जोड़ रहा था वो है कॉर्पस कैलोसम। ये स्ट्रक्चर्स के नाम काफी इंपॉर्टेंट है ना, एमसीक्यू में आ सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर अब क्या होता है? इसके अंदर लोब्स होते हैं ब्रेन के अंदर बहुत सारे। अब मान लो इसमें लोब्स प्रेजेंट है, ये एक लोब हो गए, बहुत सारे लोब, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ना, कोई बड़ा कोई छोटा लोब, ऐसे ये प्रेजेंट है। इनका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। ऐसे ही तो कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती, हर चीज का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होता है। तो ये जो ऊपर को उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा इन लोब्स में, जैसे कि ये जो ऊपर उठे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर को उठा हुआ,
इसको तो बोलते हैं गायराए। और ये जो लाइन लाइन बीच में आ रही है, डिप्रेस्ड पार्ट जो है, नीचे को धसा हुआ डिप्रेशन जो है, ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है, ये हमारा होता है सल्कस। ठीक है, सल्कस और गायरी, ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। गायरी भी बोल सकते हैं, गायर रस भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, सल्कस या गायरस, ये दो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, किस लिए, क्या काम है इनका? सरफेस एरिया को बढ़ाना ब्रेन के, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ब्रेन। अब क्या है, 70% ब्रेन का है, सेरिब्रम है। अब इसके होते हैं दो पार्ट सेरिब्रम के, सेरिब्रल कॉर्टेक्स अंदर वाला पार्ट, सॉरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, और सेरिब्रल मेड्यूला अंदर वाला पार्ट। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि क्या है सेरिब्रम। पहले ये देख लो, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। और करता क्या है, ये क्या करता है, सारी कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है। कॉन्शियस एक्टिविटी से क्या मतलब है, कॉन्शियसली जो हम कर रहे हैं, मतलब वॉलेंट्री एक्ट सारे। इट मेक्स अबाउट 70% ऑफ ब्रेन इज 70% of our brain, 70% part of brain, largest part है, it has enfolding structures called sulcus and gyrus to increase surface area of brain. क्या करता है ये, कंट्रोल ऑल द कॉन्शियस एक्टिविटी, कॉन्शियस यानी कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एक्ट। ये कॉर्पस कैलोसम क्या है, एक लार्जेस्ट कमीशर है that joins the largest commissure, word याद रखना है, that joins the right hemisphere with the left hemisphere। लार्जेस्ट कमीशर है, स्ट्रक्चर किसको ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहा है। ये हो गया मेन सी बात। अब क्या बोला कि सेरिब्रम का जो बाहर का स्ट्रक्चर होगा वो क्या कहलाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा वो कहलाएगा सेरिब्रल मेडुला। तो किस किस से मिलकर बना है ये? अच्छा एक बात और थी, इट इज प्रेजेंट इन एंटीरियर एंड मिड क्रेनियल फोसा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। मिड क्रेनियल फोसा, एंटीरियर मिड क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। 70% ऑफ ब्रेन है। लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन ऑक्यूपाई करता है, सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हेमिस्फीयर्स में, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर में। डिवाइड कौन करता है, फॉक्स सेरिब्राई। दोबारा जोड़ता कौन है, कॉर्पस कैलोसम। सल्कस और गायरस इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, किसका, ब्रेन का। अब एक बात और होती है कि ब्रेन में कौन सा ऐसा पार्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं मैं, कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि मोस्ट अफेक्टेड है, किससे, हाइपोक्सिया से। ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो कौन सा पार्ट होगा जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा ब्रेन का, तो उसमें सेरिब्रम ही है आंसर तो, लेकिन सेरिब्रम का भी कौन सा पार्ट, तो इसका आंसर है सेरिब्रम का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब बाहर वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है ना। तो इसमें क्या होता है, सेरिब्रम के अंदर न्यूरॉन्स ही हैं। तो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, और ये ऐसे करके प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पहले प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन बाद में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे सेल बॉडी है, मतलब न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन अगर जैसे ही कम होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इफेक्ट होगा मतलब कि न्यूक्लियस का ये वाला पार्ट
न्यूरॉन का अफेक्ट होगा। ये वाला पार्ट किधर की साइड है, बाहर की साइड जा रहा है पहले, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा वहां पे, जो कि मोस्ट सेंसिटिव है किसके लिए, हाइपोक्सिया के लिए। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज मोर सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, ये भी लिख सकते हो आप, सेरिब्रल कॉर्टेक्स मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की नीड किसको सबसे ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया को, और वो किस पार्ट में प्रेजेंट है, न्यूरॉन के स्टार्टिंग पार्ट में प्रेजेंट है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, बाहर से सेरिब्रम की, किससे हो रही है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। अंदर की साइड तो सेरिब्रल मेड्यूला प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेड्यूला के। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो सेरिब्रम का, वो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट पार्ट is made up of gray matter, made up of gray matter, gray matter known as cerebral cortex, known as cerebral cortex। cerebral cortex का एक और नाम होता है, इसके दो नाम और हैं cerebral cortex के, also known as seat of intelligence, एक तो इसको बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंसी और दूसरा बोलते हैं पैलिडम। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दो नाम हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी भी इसको हम बोलते हैं और पैलिडम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या है हमारा इनर मोस्ट पार्ट, क्या है इनर मोस्ट हमारा पार्ट होगा, जो अंदर का बना होगा सेरिब्रम का, वो बना होता है व्हाइट मैटर से। इनर मोस्ट पार्ट is made up of white matter, जिसको क्या बोलते हैं, made up of white matter, जिसको क्या बोला, known as cerebral medulla। cerebral medulla, ठीक है। तो बाहर वाला पार्ट बन गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और अंदर वाला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा व्हाइट मैटर से बना होगा, और उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला का काम क्या होता है, सेरिब्रल मेड्यूला का काम देखेंगे हम। इसका काम ये है कि ये क्या कनेक्ट करता है, सेरिब्रल मेड्यूला कनेक्ट करता है लोब्स ऑफ ब्रेन। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लिया सेरिब्रम का, सेरिब्रम होता क्या है, सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन डिवाइड कर रहा है, कौन मिला रहा है। आउटर मोस्ट पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं इसको और पैलिडम भी बोलते हैं। इनर मोस्ट पार्ट बना होता है व्हाइट मैटर का, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल मेड्यूला। सेरिब्रल मेड्यूला करता क्या है, ये जो लोब्स हैं ब्रेन के अंदर इनको कनेक्ट करता है। तो ये इतनी बात समझ आ गई होगी, ये सब याद रखना है कि किसको सीट ऑफ इंटेलिजेंसी बोलते हैं, पैलिडम किसको बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ही बोलते हैं, ठीक है। सल्कस गायरस क्या है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्या करते हैं सेरिब्रम में, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ब्रेन में। जो उठा हुआ स्ट्रक्चर होगा वो होगा गायरस, और जो ये डिप्रेशन होगा दबा हुआ वो होगा हमारा सल्कस, ठीक है। जो लोब्स को कनेक्ट करता है वो होता है सेरिब्रल मेड्यूला। ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपोक्सिया होगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट सेंसिटिव होगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, सेंसिटिव है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां ज्यादा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, इसके अंदर जो लोब्स होते हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं लोब्स ऑफ कॉर्टेक्स के बारे में। मेनली हम पढ़ेंगे 5 लोब्स के बारे में। लोब्स ऑफ कॉर्टेक्स, देखो ये तो हो गया हमारा फ्रंटल लोब, ये हो गया पैराइटल, टेम्पोरल, और ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल। तो मेन ये 4 लोब्स हैं जो हमें पढ़ने हैं।
कौन कौन से? ये हो गया फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, और ये हो गया हमारा ऑक्सीपिटल। तो मेन इनके चार जो लोब्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन कौन सा? जो आगे की साइड है, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ये ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रंटल लोब से। पहला हम देखेंगे कौन सा है, फ्रंटल लोब। अभी जो हमारा फ्रंटल लोब है इसमें बेसिकली दो मेन एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है हमारा मोटर एरिया और दूसरा है हमारा ब्रोकाज एरिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब फ्रंटल लोब में सबसे पहला एरिया मोटर एरिया। एज द नेम सजेस्ट, मोटर मतलब क्या होता है? मूवमेंट्स। तो ये मोटर एरिया करता क्या है? मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन सी मसल मूवमेंट को? वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को। ये जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट जो हम अपने हाथ से अपने आप कर रहे हैं, हाथ पैर अपने आप हिला रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट कौन सी वॉलेंट्री मसल? स्पीच। जो हम बोल रहे हैं ये भी तो वॉलेंट्री बोल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती कोई बुलवा रहा है, नहीं ना, है तो ये भी वॉलेंट्री। पर मोटर एरिया जो ये है, फ्रंटल लोब का मोटर एरिया है, ये स्पीच को कंट्रोल नहीं करता। बाकी सारे मस्कुलर जो मूवमेंट्स हैं वॉलेंट्री, उनको ये करता है कंट्रोल, एक्सेप्ट द स्पीच वाली। ठीक है, अब इसकी मेन बात क्या है? एक तो ये हो गया कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, मसल मूवमेंट्स को, नॉट स्पीच। दूसरी बात इसकी क्या है? इसमें प्रेजेंट होते हैं बेड सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जायंट बेड सेल्स होते हैं। जायंट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े साइज में बेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं बेड सेल्स। ठीक है, अभी बेड सेल्स करते क्या? जो मेरे राइट साइड में बेड सेल्स होंगे वो तो कंट्रोल करेंगे लेफ्ट साइड को, और जो मेरे लेफ्ट साइड में बेड सेल्स प्रेजेंट होंगे वो करेंगे कंट्रोल राइट साइड को। जो ऊपर की साइड बेड सेल्स प्रेजेंट होंगे वो कंट्रोल करेंगे मेरी नीचे वाली बॉडी को, और जो नीचे वाले मेरे बेड सेल्स होंगे वो कंट्रोल करेंगे मेरी ऊपर वाली बॉडी को। ठीक है, एक बार लिख लो तो ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहला हमारा क्या देखा हमने? मोटर एरिया। कंट्रोल क्या करता है ये? कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स एक्सेप्ट स्पीच। क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? प्रेजेंट होते हैं बेड सेल्स, जायंट शेप के होते हैं जो। अब इसमें मैंने क्या बोला? मेन जो समझने वाली बात है, क्या बोला मैंने? कि जो अपर वाले बेड सेल्स होंगे वो तो कंट्रोल करेंगे लोअर बॉडी को, लोअर वाले बेड सेल्स करेंगे अपर बॉडी को। अपर वाले बेड सेल्स जो है ऊपर प्रेजेंट है वो कंट्रोल करेंगे लोअर बॉडी, मतलब लोअर बॉडी का मसल मूवमेंट। ठीक है, और लोअर वाले करेंगे अपर बॉडी को कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मसल मूवमेंट, अपर बॉडी का मसल मूवमेंट, लोअर बॉडी का मसल मूवमेंट। ठीक है, एक बात और मैंने क्या बोली? जो राइट बेड सेल्स होंगे वो करेंगे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल, और जो लोग होंगे लेफ्ट बेड सेल्स वो करेंगे राइट बॉडी को कंट्रोल। राइट बेड सेल्स कंट्रोल लेफ्ट बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, और जो लेफ्ट बेड सेल्स हैं वो कंट्रोल करेंगे राइट साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्रंटल लोब का पहला एरिया, मोटर एरिया। मोटर एरिया में क्या होता है? वॉलेंट्री मसल का कंट्रोल करता है मोटर एरिया, लेकिन स्पीच को छोड़कर बेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि जायंट शेप सेल्स होते हैं। अपर जो बेड सेल्स प्रेजेंट होंगे वो हमारी लोअर बॉडी को कंट्रोल करेंगे, लोअर बॉडी के मसल मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे, और जो लोअर बेड सेल्स होंगे वो अपर बॉडी के मसल मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। जो राइट वाले होंगे वो लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जो लेफ्ट वाले होंगे वो राइट वाली बॉडी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मतलब उल्टा उल्टा।
ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब इसका हम नेक्स्ट एरिया देखेंगे, फ्रंटल लोब का। मोटर एरिया हो गया, अब है सेकंड ब्रोकाज एरिया। तो दूसरा हमारा है ब्रोकाज एरिया। मोटर एरिया जो था इससे पहले हमने पढ़ा वो क्या था, मोटर मसल मूवमेंट का एरिया था, मसल मूवमेंट करा रहा था। अब ये क्या है, मोटर स्पीच एरिया, मतलब स्पीच, वॉलेंट्री स्पीच जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, मोटर स्पीच एरिया है। किस में हेल्प करता है, एक्सप्रेस करने में वॉइस को, एक्सप्रेसिंग वॉइस। तो क्या है इसका काम, स्पीच, जो वॉलेंट्री स्पीच जो है उसको कंट्रोल करना, एक्सप्रेस करने में वॉइस हेल्प करता है। तो इन केस मान लो इफ एनी इंजरी टू दिस एरिया, अगर इस ब्रोकाज एरिया में कोई इंजरी हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखने हैं आपको कि ब्रोकाज एरिया में इंजरी होगी तो क्या होगा। तो क्या हो जाता है, एक्सप्रेस करने में मदद कर रहा है, तो क्या होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ब्रोकाज एरिया में इंजरी हो गई तो, है ना, एक्सप्रेसिव एफेजिया। ठीक है, ब्रोकाज एरिया मोटर स्पीच एरिया, एक्सप्रेस करने में वॉइस हेल्प कर रहा है। अगर इंजरी हो जाए ब्रोकाज एरिया में तो क्या होगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रोकाज एरिया के बारे में। फ्रंटल लोब में दो एरिया थे, मोटर एरिया और एक था ब्रोकाज एरिया। अब दो चीज और है इसमें, प्री फ्रंटल लोब और प्री फ्रंटल एरिया। इसके बारे में देखते हैं कि ये जो प्री फ्रंटल एरिया और प्री फ्रंटल लोब है ये करता क्या है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो एक मैंने बोला, एक है प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया क्या कर रहा था, मसल मूवमेंट्स करा रहा था। तो उन मसल मूवमेंट्स को क्या करना, इनिशिएट करना, उसकी शुरुआत करना उन मसल मूवमेंट्स की कौन करेगा, प्री मोटर एरिया करेगा। तो क्या काम हुआ इसका, इनिशिएट्स द मसल मूवमेंट्स मसल मूवमेंट बाय प्राइमरी मोटर एरिया। जो प्राइमरी मोटर एरिया मसल मूवमेंट करा रहा है उनकी शुरुआत कौन करता है, प्री मोटर एरिया करता है। अब दूसरा मैंने कहा दो होते हैं, एक है प्री फ्रंटल लोब। प्री फ्रंटल लोब का क्या काम है, इसका काम है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। जो हमारा प्री फ्रंटल लोब है वो साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता है, जैसे कि इमोशंस, आईक्यू, कॉग्निटिव थिंकिंग, ये सब कौन कर रहा है, ये सब कर रहा है हमारा प्री फ्रंटल लोब। जैसे कि कॉग्निटिव एक्सपेक्ट्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। और क्या आता है, आईक्यू, इमोशंस, ये सब किस में आता है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, प्री फ्रंटल लोब। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स मतलब थिंकिंग एंड एक चीज और बोल सकते हो, रीजनिंग। ठीक है, तो ये दो और एरिया थे, प्री मोटर एरिया जो मसल मूवमेंट्स को इनिशिएट करता है, और प्री फ्रंटल लोब जो कि साइकोलॉजिकल कंट्रोल करता है, लाइक आईक्यू, इमोशंस, फीलिंग्स, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, थिंकिंग, रीजनिंग। ठीक है, तो फ्रंटल लोब हमारा खत्म हो गया, सेरिब्रम का जो फ्रंटल लोब था पहला लोब वो खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रंटल लोब में क्या आता है, फ्रंटल लोब में आता है मोटर एरिया, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया में इंजरी हो जाए तो कौन सा एफेजिया होता है, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव एफेजिया, ये याद रखना है ब्रोकाज में। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा प्री मोटर एरिया और प्री फ्रंटल लोब के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टेम्पोरल लोब के बारे में। फ्रंटल लोब के बाद हमारा आता है टेम्पोरल लोब। अब इस, तो टेम्पोरल लोब में तीन मेन एरियाज हैं, एक है ऑल्फैक्टरी, दूसरा है वर्निक्स एरिया और तीसरा है हमारा ऑडिटरी एरिया। कौन कौन से एरियाज बोले मैंने, पहला है ऑल्फैक्टरी एरिया, दूसरा है ऑडिटरी एरिया और तीसरा है हमारा वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया।
ये 3 एरियाज हमारे आते हैं टेम्पोरल लोब के अंदर। अब ये ऐसे नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जैसे ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिलेटेड होता है स्मेल से, स्मेल सेंसेशन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी एरिया का क्या मतलब है? स्मेल सेंसेशन से रिलेटेड है। ये क्या किस में हेल्प करता है? स्मेल में। ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी किस क्या मतलब है? हियरिंग। तो किस में हेल्प करता है? ये हियरिंग में हेल्प कर रहा है। अब वर्निक्स एरिया इसमें मेन है, जिसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस आया हुआ है। वर्निक्स एरिया क्या है? क्या है? सेंसरी स्पीच एरिया है। जो हमारा ब्रोकाज एरिया था वो क्या था? मोटर स्पीच एरिया था, ठीक है। ये क्या है? सेंसरी स्पीच एरिया है, सेंसरी, सेंसरी स्पीच एरिया है हमारा, ठीक है। क्या करता है? ये वॉइस को रिसीव करने में मैसेज कर हेल्प करता है। मतलब दूसरों की वॉइस को हम किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं उसमें हेल्प करता है। तो इन केस अगर हमारे वर्निक्स एरिया में कोई इंजरी हो जाती है, तो वर्निक्स एरिया में इंजरी होगी तो कौन सा एफेजिया होगा? एफेजिया कौन सा होगा? रिसेप्टिव एफेजिया होगा, ठीक है। इफ इंजरी क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एरिया पे इंजरी होने से कौन सा एफेजिया हो रहा है? रिसेप्टिव एफेजिया। एफेजिया का मतलब क्या है? मतलब कि लैक ऑफ स्पीच या लॉस ऑफ स्पीच आप बोल सकते हो। एफेजिया मतलब कि रिसेप्टिव एफेजिया मतलब दूसरों की वॉइस को हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। और ब्रोकाज एरिया में इंजरी होने से क्या हो रहा था? एक्सप्रेसिव एफेजिया मतलब अपनी ही वॉइस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ब्रोकाज एरिया में इंजरी होगी तो एक्सप्रेसिव होगा, और अगर इंजरी होगी हमारे वर्निक्स एरिया में तो कौन सा एफेजिया होगा? रिसेप्टिव एफेजिया होगा, ओके। तो टेम्पोरल लोब में हमारे 3 मेन एरियाज हैं। ऑल्फैक्टरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, ऑडिटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, वर्निक एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसरी स्पीच। अगर इंजरी हो तो इट कैन कॉज रिसेप्टिव एफेजिया। तो ये हमारा दूसरा लोब कंप्लीट हो। तो टेम्पोरल लोब के बाद आता है पेराइटल लोब। अब हमारे पेराइटल लोब के भी 3 मेन एरियाज हैं। कौन से हैं? सोमैटोसेंसरी एरिया, जस्टेटरी एरिया और स्पेशियल एरिया। अब ये तीनों हैं क्या क्या और क्या करते हैं देखते हैं। क्या क्या है? सोमैटोसेंसरी, सोमैटो सेंसरी एरिया, जस्टेटरी एरिया और तीसरा हमारा है स्पेशियल एरिया। अब ये एरिया क्या क्या करते हैं? जो सोमैटो सेंसरी एरिया है, सोमैटो मतलब पेन, टच और पोजीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोमैटो सेंसरी एरिया पेराइटल लोब का, पेन, टच और पोजीशन। जस्टेटरी, जस्टेटरी मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्ट। जस्टेटरी वर्ड इज फॉर टेस्ट। स्पेशियल एरिया का क्या मतलब है? स्पेशियल एरिया का मतलब डिस्टिंग्विश करना फिजिकल पैरामीटर्स में। अभी फिजिकल पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, शेप, साइज, लेंथ, हाइट, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना उसको क्या कहते हैं? स्पेशियल पैरामीटर का एरिया, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना। तो सोमैटोसेंसरी एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पेन, टच और पोजीशन, ठीक है। ये हो गया सोमैटोसेंसरी। जस्टेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट और स्पेशियल एरिया इज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल पैरामीटर्स। बिटवीन फिजिकल पैरामीटर्स। तो ये है हमारा पेराइटल लोब। 3 तरह के इसके अंदर है। सोमैटोसेंसरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच और पोजीशन। दूसरा हमारा है जस्टेटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्पेशियल एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल पैरामीटर्स। अब ये हमारा तीसरा मेन लोब हो गया। चौथा लास्ट लोब जो था वो था हमारा कौन सा लोब? ऑप्टिक। तो लास्ट हमारा लोब था ऑक्सीपिटल लोब। अब ये ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? यहीं पे देख लो, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है?
ये रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिक सेंसरी, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये मेन हमारे जो 4 लोब्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में मैंने एरिया बताया आपको, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल लोब बताया उसमें, और ब्रोकास एरिया बताया। ब्रोकास की वजह से होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया। दूसरा मैंने बताया टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में भी 3 एरिया हमने पढ़े। कौन से ऑडिटरी पढ़ा है हमने उसमें, ऑल्फैक्टरी पढ़ा है, और पढ़ा है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स मतलब रिसेप्टिव एफेजिया होता है जिसकी वजह से, ठीक है। अब हमने कौन सा पढ़ा, ये हमने थर्ड पढ़ा है पेराइटल। पेराइटल में भी हमारे 3 है, सोमैटोसेंसरी, जेस्टेटरी एरिया और स्पेशियल एरिया। और चौथा हमने पढ़ा ऑक्सीपिटल लोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेरिब्रम। तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्रेन से हमने स्टार्ट किया था। ब्रेन क्या है, क्रेनियल कैविटी में है, एंड क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और 15% जो कार्डियक आउटपुट का होता है वो जाता है हमारे ब्रेन को, कितना, 750 to 800 ml। ब्रेन डिवाइडेड है 3 मेन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसमें, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में क्या आता है, सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। डायंसेफेलॉन में क्या आता है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, और एक हम पढ़ेंगे उसमें लिम्बिक सिस्टम। ये हो गया प्रोजेंसेफेलॉन। अब है मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन है मिड ब्रेन, उसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है। लास्ट हमारा है रोम्बेंसेफेलॉन, जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, उसके हैं 2 पार्ट। मेटेंसेफेलॉन जिसमें आता है पॉन्स एंड सेरिबेलम, और हमारा है माइलेंसेफेलॉन जिसमें आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये एक मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है प्रोजेंसेफेलॉन, उसके अंदर का टेलेंसेफेलॉन, और टेलेंसेफेलॉन में आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर मिड क्रेनियल फोसा में हमारा प्रेजेंट है सेरिब्रम। 70% ऑफ ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का, सेरिब्रम है, ठीक है। तो और क्या है, सेरिब्रम क्या करता है, सारी कॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सारे वॉलंटरी एक्ट्स को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रम के 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर मोस्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि ग्रे मैटर का बना होता है, और सेरिब्रल मेड्यूला जो कि व्हाइट मैटर का बना होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, सीट ऑफ इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं इसको, और पैलिडम भी बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमने लोब स्टार्ट करे, फिर लोब्स में हमने कौन कौन से लोब्स पढ़े, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और अपना ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब के हमारे हमने पढ़े हैं एरियाज, मोटर एरिया, ठीक है, मोटर एरिया पढ़ा, प्रोकास एरिया पढ़ा में। टेम्पोरल में 3 एरिया हमने पढ़े हैं, ऑडिटरी एरिया, ठीक है, और हमने पढ़ा वर्निक्स एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है जिसकी, सॉरी, वर्निक्स की वजह से होता है रिसेप्टिव एफेजिया। तो क्या कौन कौन से पढ़े हैं इसमें, हमने पढ़े ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और वर्निक्स एरिया। तीसरा हमने पढ़ा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में आता है सोमैटोसेंसरी, सोमैटोसेंसरी के बाद जेस्टेटरी, और तीसरा हमारा आता है स्पेशियल एरिया। चौथा हमने पढ़ा ऑक्सीपिटल लोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेरिब्रम, ओके। अब इसके बाद हमारा क्या बचा है टेलेंसेफेलॉन में, मैंने क्या बताया था, सेरिब्रम एंड बेसल गैंग्लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो, एंड प्लीज मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेरिब्रम। तो आज हमने क्या पढ़ा, ब्रेन से हमने स्टार्ट किया था। ब्रेन क्या है, क्रेनियल कैविटी में है, एंड क्रेनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और 15% जो कार्डियक आउटपुट का होता है वो जाता है हमारे ब्रेन को, कितना, 750 to 800 ml। ब्रेन डिवाइडेड है 3 मेन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसमें, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन में क्या आता है, सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया, ठीक है। डायंसेफेलॉन में क्या आता है, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, और एक हम पढ़ेंगे उसमें लिम्बिक सिस्टम। ये हो गया प्रोजेंसेफेलॉन। अब है मेसेंसेफेलॉन। मेसेंसेफेलॉन है मिड ब्रेन, उसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है। लास्ट हमारा है रोम्बेंसेफेलॉन जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन, उसके हैं 2 पार्ट। मेटेंसेफेलॉन जिसमें आता है पॉन्स एंड सेरिबेलम, और हमारा है माइलेंसेफेलॉन जिसमें आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
तो ये एक मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है प्रोजेंसेफेलॉन, उसके अंदर का टेलेंसेफेलॉन, और टेलेंसेफेलॉन में आता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियर मिड क्रेनियल फोसा में हमारा प्रेजेंट है सेरिब्रम। 70% ऑफ ब्रेन में क्या है? सेरिब्रम प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब कि लार्जेस्ट पार्ट क्या है ब्रेन का? सेरिब्रम है। ठीक है, तो और क्या है? सेरिब्रम क्या करता है? सारी कॉन्शियस मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सारे वॉलंटरी एक्ट्स को कंट्रोल करता है हमारा सेरिब्रम। और सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर मोस्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि ग्रे मैटर का बना होता है, और सेरिब्रल मेडुला जो कि व्हाइट मैटर का बना होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? सीट ऑफ इंटेलिजेंसी भी बोलते हैं इसको, और पैलिडम भी बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमने लोब स्टार्ट करे। फिर लोब्स में हमने कौन कौन से लोब्स पढ़े? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और अपना ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब के हमारे हमने पढ़े हैं एरियाज, मोटर एरिया, ठीक है, मोटर एरिया पढ़ा, प्रोगाज एरिया पढ़ा मेन। टेम्पोरल में 3 एरिया हमने पढ़े हैं, ऑडिटरी एरिया, ठीक है, और हमने पढ़ा वर्निक्स एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है जिसकी, सॉरी, वर्निक्स की वजह से होता है रिसेप्टिव एफेजिया। तो क्या कौन कौन से पढ़े हैं इसमें? हमने पढ़े ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी और वर्निक्स एरिया। तीसरा हमने पढ़ा पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में आता है सोमैटोसेंसरी, सोमैटोसेंसरी के बाद जस्टेटरी, और तीसरा हमारा आता है स्पेशियल एरिया। चौथा हमने पढ़ा ऑक्सीपिटल लोब जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे विजन के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेरिब्रम। ओके, अब इसके बाद हमारा क्या बचा है टेलेंसेफेलॉन में? मैंने क्या बताया था? सेरिब्रम एंड बेसल गैंग्लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो, एंड प्लीज मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।